बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर है न्यू टेस्ट BGD, जिसके बारे में काफ़ी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। विजुअल मोटर टेस्ट भी कहा जाता है और इसको जो है 1938 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पर्पज़ क्या था? स्क्रीनिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इम्पेयरमेंट्स होती है बच्चों को और किसी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उसके लिए, डेवलपमेंटल डिलेज के लिए जो है वो डैमेज जो है ब्रेन डैमेज किसी तरह है उसके लिए जो है वो आप असेस करने के लिए BGT का इस्तेमाल करते हो। बड़ा इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी स्कोरिंग मेथड भी इजी है, इसका रिलायबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसको जो है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी। उसकी वैलिडिटी भी जो है वो बहुत बेहतरीन है। अब तक इसके जो है वो बहुत से वेरिएंट्स जो है आ गए हैं। पहले तो सिर्फ बेंडर और गेस्टॉल्ट टेस्ट 1 जो यूज़ किया जाता था बच्चों के लिए, प्राइमरी प्री स्कूल के लिए भी आ चुका हुआ है ये टेस्ट जो है वो, और जो यंग चिल्ड्रन के लिए भी आ चुका हुआ है। उसके अलावा विजुअल भी है इसमें, परसेप्शन भी है, मोटर टेस्ट भी आ चुका है जो कि एट द एंड में जो आपके साथ जो है शेयर करूँगी कुछ उसके पार्ट्स। पूरा तो नहीं हो सकता क्योंकि यही टेस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। और इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आप देख रहे हैं वो भी जो है वो आपको पता है कौन पेपर पेंसिल टेस्ट है ये जी, और जो है ईजी है। आपने जो है वो बच्चे को सामने से जो है पिक्चर्स 1 बाय 1 दिखानी होती हैं और बच्चे ने जो है वो कार्ड्स पे वो जो है वो बनानी होती है। तमाम एरर्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एरर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी जो है वो। और जी उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशंस नहीं देनी होती हैं। बहुत अगर आपसे क्वेश्चन करे तो उसको इग्नोर करके आपने जो है वो उसको काम को जो आगे करने के लिए कहा जाता है, ना कि उसकी बच्चे की हेल्प की जाती है। स्कोरिंग मैथिंग भी जो इसमें डिटेल जो है वो मैनुअल में कुछ लोग 3 टाइप्स ऑफ स्कोरिंग इसकी की जाती है जो कि मैं तीनों डिस्कस करूंगी, और ज़्यादातर जो है वो एक ही यूज़ होती है तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर एरर्स है इसमें, रोटेशन है, ओवरलैपिंग है, सिंप्लीफिकेशन है, फॉरगिवनेस है, इम्पोर्टेंस है, उसके बाद एंगुलेशन है। जैसे जी 11 टोटल जो है वो 12 एंड 13 इज़ टाइम को कंसीडर किया जाता है, वो भी एरर एज एरर जो है वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन अब बहुत कम लोग जो है वो करते हैं उसको। अब स्कोर जो है 5 या 5 से जो है वो मोर देन जो है वो आप उसको किसी भी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट में और डेफिसिट किसी कमी में जो है वो बच्चे का जो है काउंट करते हो। अच्छा, इसमें जो है ना वो आपको जो है एक चीज़ है कि खातिर ख्वाह ये नहीं पता चल रहा था कि जी इस टेस्ट के बाद आप फ़ौरन कह देंगे जी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। हाँ, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। इसकी स्कोरिंग से आप इतना जान लेते हो कि बच्चे में जो है वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो किस साइड पे जा रहा है, तो आप फर्दर कोई न्यू टेस्ट जो है वो बच्चे के लिए अप्लाई करते हो। सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं, ये कुछ आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं बच्चों की ड्राइंग्स जो बच्चों ने की हुई हैं। इनको देख के आपको काफ़ी पता चल जाएगा कितनी एरर मिस्टेक्स आ रही हैं और किस तरीके से करना है। ये कुछ बच्चों ने बड़ी अच्छी, एक आधे बच्चे ने अच्छी बनाई हुई है, लेकिन मोस्टली जो है वो ख़राब ही हैं बेचारों की। फिर ये एरर के बारे में बताया गया है जी, कहाँ पे हैं और कितने क्या सब में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी रोटेशन की। हम रोटेशन क्या है जी? किसी चीज़ को घुमा देना। ठीक है, आपने बच्चे को सामने से कार्ड्स जो है प्रेजेंट किया, बच्चे ने जो है वो जब बनाना शुरू किया तो उसने उसको इतना मतलब बिल्कुल घुमा के बना दिया। तो एक ऐसे जैसे हम तस्वीर शीशे में अपने आप को देखते हैं तो राइट हमारा लेफ्ट और लेफ्ट राइट होता है, इस तरीके से वो तस्वीर जो है वो मुकम्मल तौर पर उसने ऑपोजिट बना दी। 80 टू 180 डिग्री पर उसकी जो मेजरमेंट होगी वो होगी कि इतनी उसने घुमाई है। ठीक है, तो वो आप कहेंगे जी एरर जो है पाया जाता है, क्योंकि ये एरर आपने तमाम कार्ड्स में देखना है तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि रोटेट हो रहा है। ये नहीं है कि बच्चे कुछ होते हैं जिनको जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखने की आदत है, तो सामने जैसे कि उसने सिंपल एक बनाया हुआ है, आपने फर्स्ट कार्ड ले लें और उसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा घुमा के नीचे और राइट लेफ्ट या कोई एक हिस्सा जो है वो तस्वीर का वो जो आपने उसको दिखाई है उसका कुछ एक हिस्सा जो है वो इधर उधर राइट टू लेफ्ट बना दिया, तो वो आप रोटेशन नहीं करेंगे, वो कोई और एरर उसमें आएगा जिसकी बात आगे की जाएगी। लेकिन अभी जो आप बात करें वो रोटेशन है कि उसे मुकम्मल जो है उसको उसका ऑपोजिट बनाना है। ठीक है, जो एक शीशे में जो अक्स होता है ना उसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है, उसको घुमा देना है, रोटेशन देनी है उसने। तो वो आप अगर होगी तो तमाम कार्ड्स में होगी। अब ये देखिए रोटेशन आपके तमाम कार्ड्स में है, तो उसमें क्या है, आपने अगर 1 पे जो है उसको एक जो कार्ड है उस पे उसका आ रहा है 1 एरर आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 4 में आपने देखा जी रोटेशन फिर से है चौथे नंबर वाले कार्ड में, 5वें में नहीं है, 6ठे में नहीं है और 7वें और 8वें में फिर से रोटेशन है उसमें। अगर आपने जो है ना इनको सबको प्लस नहीं करना, एट द एंड जो आपने टोटल स्कोर लिखना होता है ना तमाम कार्ड्स का, जो आपने रोटेशन एट द एंड लिखना है। जैसे कि सामने आप में ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनके ऊपर कार्ड जी जो तस्वीरें भी है वो भी प्लेस हुई हुई हैं, तो उसके नीचे जो है वो 9 कार्ड्स हैं और नीचे लिखा हुआ है कि इन तमाम कार्ड्स में रोटेशन
कैलकुलेशन मालूम करनी है, आपने 0 1 1 0 0 लिख दिया। एट द एंड जो है ना वो आपने ये नहीं कर देना कि 1 कार्ड और 4 5 कार्ड में 1 1 आया और 8 9 में 1 1 आया तो इसे प्लस करके मैं 5 लिख दूँ, ठीक है, कि इसका तो टोटल स्कोर ही मोर देन 5 है, 5 या 5 है, तो वो आप जो है वो मोर देन 5 उसके आप ख़राब नहीं कर सकते, उसको आप प्लस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने या तो 1 करना है, तमाम कार्ड्स में मौजूद है या नहीं है, या एक में भी है, तो आपने या तो 1 लिखना है और या आपने 0 लिखना है, या तो वो एरर है या तो वो एरर नहीं है। इसलिए इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कंसीडर करना है। तो इस स्कोरिंग करते हुए और कार्ड्स में जो है वो प्रॉब्लम्स देखते हुए आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखना है। अगला जो एरर है हमारे पास आ जाता है ओवरलैपिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि बच्चे को कुछ भी जो है वो ऊपर नीचे, जैसे ना कहते हैं कि तय ब तय कुछ चीज़ रखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हम कभी बच्चों को कहते हैं बुक्स के ऊपर बुक्स रखो, तो कुछ जो थोड़े डिसेबल बच्चे होंगे, अब डिफरेंटली एबल चाइल्ड्स होंगे, जो है उनके वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से जो है वो ब्लॉक्स भी नहीं रख पाते, बुक्स भी नहीं रख पाते। तो ये बच्चे को जब हम पेंसिल देते हैं तो पेंसिल के साथ उन्हें कहते हैं जी आपने जो है वो ये पिक्चर बनानी है जो हम आपको सामने से पेश कर रहे हैं, और जो है उस तस्वीर को देखते हुए जब बच्चा बना रहा है तो आपने उसमें देखना है कि वो उसमें ओवरलैपिंग कर पाता है बच्चा और कितने एरियाज में कर पाता है, क्योंकि मैनुअल में भी आपने देखना है। अभी कैसे पता चलेगा जी ओवरलैपिंग? अब जब बच्चे को आपने पिक्चर दी तो अब उसने देखिए 7 और 8 तमाम कार्ड्स में पहले तो ये देख लेंगे 7 और 8 नंबर कार्ड्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि तस्वीरें एक दूसरे पे ऊपर चढ़ी हुई हैं। अब बच्चे को ना समझ नहीं आती, या तो वो ओवरलैप नहीं कर पाता, अगर कर भी पाता है तो बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, गलत जगह से कर देता है, और या उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रख देता है, लेकिन तस्वीर सही बनाता है। लेकिन अगर देखिए ओवरलैप नहीं कर रहा, उसके सेंटर में जगह छूट रही है। अब वो जो जगह वो छोड़ रहे हैं ना उसके सेंटर में, आपने उसको भी इंचिस से मापना है स्केल से कि वो आया उसका आपस का डिफरेंस कितना है। दो तस्वीरों के जो ओवरलैप करनी है उनके सेंटर की जो जगह है उनमें डिफरेंस कितना है। अगर तो वो डिफरेंस 1/8 इंच जो है ना उससे करीब है या उससे कम है तो ही आप ओवरलैप का जो है स्कोर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो जो डिफरेंस है दो तस्वीरों के बीच, मतलब दो जो फिगर्स बने हुए हैं, ये आपने तकोने बनी हुई हैं, उनके सेंटर का जो 1/8 इंच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया है, 1/8 से ज़्यादा है, फिर से मैं कह रही हूँ ज़्यादा है, तो फिर आपने उसको जो है वो सिंप्लीफिकेशन, एक थर्ड एरर है, आपने उसका स्कोर करना है 7 और 8 में, मतलब 8 में लगा लें। लेकिन आप वहाँ पे जो है वो ओवरलैप डिफ़िकल्टी का स्कोर नहीं दे सकते। ओवरलैप डिफ़िकल्टी उस सूरत में होगी कि बनाई जाने वाली दो तस्वीरों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/8 इंच से ज़्यादा अगर जो है कम होगा, 1/8 इंच से कम होगा तो ओवरलैप डिफ़िकल्टी है। लेकिन अगर 1/8 इंच से ज़्यादा हो जाए तो सिंप्लीफिकेशन एरर का स्कोर काउंट होता है उस तस्वीर के अंदर, ठीक है। और अगर वो तस्वीरें गलत जगह से ओवरलैप हो रही हैं, ठीक से नहीं हो रही, तो वो आपका एरर ही काउंट होता है। तो होप सो डिफ़िकल्टी, ओवरलैप डिफ़िकल्टी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कहाँ पे ओवरलैप डिफ़िकल्टी जो है वो उसका स्कोर करना है 1/8 इंच को किस तरीके से आपने सेट करके, ठीक है। अब बात करते हैं जी थर्ड जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जैसे कि अभी बात हो चुकी है उसके बारे में, आपको तमाम कार्ड्स में सिंप्लीफिकेशन को भी देखना है। सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसमें आपने 1/8 इंच जो होता है स्केल, मैंने जैसे कि आपने उससे मेजर करना है कि अगर कोई भी जो तस्वीर उसने बनाई है, ठीक है, वो आपस में जो है 1/8 इंच जो है उससे जो है वो ज़्यादा का डिफरेंस पैदा कर रही हो, ये जो आपका सेंटर है, तो आपने जो है वो उसको जो है वो फिर मार्क करना है। जब 1/8 इंच से ज़्यादा है तो सिंप्लीफिकेशन का जो स्कोर है वो आप देंगे, ठीक है। अगर 1/8 इंच जो है उससे वो कम है तो फिर आप क्लोज़र डिफ़िकल्टी का स्कोर वहाँ पे देंगे। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? बच्चा ना किसी चीज़ को सादा करके कोशिश करता है पेश कर लूँ, आसानी कर लूँ अपने लिए ना। जैसे कि ये एक तो ये सेंटर का डिफरेंस देख लें 1/8 इंच जो है उससे ज़्यादा जो है, तो उसके बाद आप कहेंगे जी इसमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन एरर जो है वो पाया जाता है। अगर ये करीब होता है या कम होता तो क्लोज़र डिफ़िकल्टी थी। अच्छा, फिर आप देखिए 3 एंगल बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट बनाए हैं, जब फिर चौथा थोड़ा कर्व में चला गया तो वहाँ पे भी आप जो है वो उसको जो है वो स्कोर आप लोग दे देते होते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ये डिफरेंटली एबल चाइल्ड जो है ना, कुछ चीज़ें इसमें मार्जिन हमें भी देना पड़ता है, नहीं तो बच्चे का स्कोर जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्फीयर में चला जाता है, जो बाद में जो है वो फर्दर टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ों में हमें थोड़ा सा जो है हाथ ढीला भी रखना पड़ता है।
ये नहीं कि छड़ी लेके जो है वो खड़े हो जाना होता है। 19-20 का फ़र्क मार्जिन जो है वो आप निकाल सकते हैं बच्चे के साथ। फिर जो है जैसे कि उसने बनाया सिंप्लीफिकेशन एक ये भी है, जो है वो उसके बाद जो है एक इसी के अंदर अगर एक और एरर की बात की जाए वो ये होगी कि अगर बच्चे ने जैसे कि ये जो सर्कल बनाया हुआ है लेकिन दूर बनाया है, ठीक है, फिर उसने वो जो डायमंड शेप बनाई है वो भी दूर बनाई है, दोनों के बीच में 1/8 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो तमाम चीज़ें बनाते हुए अगर उसने गोल सर्कल बनाने की कोशिश की है लेकिन एट द एंड जो है वो उस आपस में टच नहीं करता सर्कल की दोनों जो लाइंस को, तो वो इन करीब होता है लेकिन इनकम्प्लीट फिगर बना देता है, लेकिन करीब होता है बनाने के, तो हम उसको कहते हैं क्लोजर डिफ़िकल्टी। वहाँ पे हम क्लोजर डिफ़िकल्टी का स्कोर बच्चे को करते हैं, ना कि सिंप्लीफिकेशन का। या दूसरा जो है वो स्कोर जो है अगर उस कार्ड में मौजूद है तो वो आप कर देते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे जैसे कि कार्ड नंबर 8 जो 7 है ना, वो मोस्टली जो है वो जो बाकी कार्ड्स हैं 1 2 3 4 ये मोस्टली तमाम एरर इनमें आपने देखने हैं। कुछ कार्ड्स हैं जिसमें कुछ एरर देखने हैं, ठीक है। जैसे 7 और 8 में जो है आपने सिर्फ ओवरलैपिंग ही देखनी है, वो बाकी किसी कार्ड में नहीं देखनी। तो ये चीज़ें भी अगर आप अपना एक अच्छा सा जो है वो बना लो, शीट स्कोरिंग शीट बना लो जिसमें इस तरीके से ये देखिए जैसे ऊपर ये कार्ड बने हुए हैं, नीचे उनके नंबर लिखे हुए हैं, तो इस तरह आपको स्कोरिंग करनी ना बड़ी ईजी हो जाती है। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन की आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी है, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि वो आपको समझ ना आए। तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। ये क्या होता है? सबसे पहले जो है वो इसको जो है वो देख लें जी, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांट देना, काट देना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन उस चीज़ का जो है वो तोड़ कर उसको किसी तरीके से जो है वो बनाने की कोशिश करना। अब इसमें क्या होता है, अगर बच्चा कह दे जी मैंने नहीं ये कार्ड बनाना, मैंने बस इतना बना लिया, मैं थक गया हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ पे आप जो है वो स्कोर नहीं करते हो, क्योंकि उसने तो बनाया ही नहीं, उसने काम को कंप्लीट किया ही नहीं, तो आप रोक दोगे, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा वो तस्वीर को बना लेता है लेकिन इस तरह कुछ टुकड़ों में टूटी हुई, इनकम्प्लीट, कहीं डॉट लगा के, लाइन लगा के उसे किसी ना किसी तरीके से उसे कंप्लीट कर लेता है, तो फिर आप स्कोर करते हो, क्योंकि उसने कोशिश तो की है ना। उसने ये तो नहीं किया ना काम करने से पहले ही आपको कह दिया मुझे ये नहीं करना, तो आप क्यों उसको क्यों नंबर 1 दोगे, आप उसको 0 दोगे। लेकिन अगर वो कर लेता है लेकिन इनकम्प्लीट है, टूटी फूटी है, देन आप उसको जो है वो स्कोर करते हो फ्रेगमेंटेशन का। अब अगला एरर है हमारे पास रिट्रोग्रेशन। अब ये जो है रिग्रेस, जैसे कि जो उस फ्राइड का जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जिसमें बच्चा जो है वो अपने आप को जो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अपनी एज से कम है, अपनी उम्र से कम है, तो ये मुश्किल काम वो नहीं कर सकता, वो उसको आसान तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से जो है वो इसमें रिट्रोग्रेशन में जो है ना बच्चा किसी भी तस्वीर को जो है वो कोशिश करता है, मतलब डॉट है तो उसको जो है वो डैश में कर लेगा, डैश है तो डॉट में, लूप्स है तो सर्कल, सर्कल को लूप्स में। तो इस तरीके से वो चीज़ों को बदल देता है, हेक्सागोन को डायमंड और डायमंड ट्रायंगल, इस तरीके से चेंज करता रहता है शेप्स को, जो उसको कन्वीनियंट लगती है, जो उसको ईजी लगती है कि मैं इस तरीके से बना लूँगा, तो वो इस तरीके से बना देता है। अब क्या होता है, जो यहाँ पर ना कुछ तस्वीरें ऐसी मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसमें बच्चा जो है तमाम एंगल बना लेता है। जैसे कि कार्ड नंबर 9 है, इसमें ये देखिए टफ है, एक बड़े जो है वो आपको पिक्चर के वो उसके शेप के अंदर एक दूसरी शेप जो है वो आपको ट्रायंगल डायमंड शेप बनानी है, तो ये बच्चे के लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर देती है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। तो बच्चा जो है ना जैसे भी बना रहा है, थोड़ी बहुत मुश्किल बना रहा है, आसान बना रहा है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर बच्चे के ऊपर जो है ना ज़्यादा नंबर नहीं काटने, ताकि बच्चा जो है वो उसकी स्कोरिंग जो है वो बेहतर हो सके। अगर उसमें वो एक आधा कर्व है और 3-4 साइड्स वो कर्व सही वो पॉइंट आउट कर रहा है, शेप्स बना रहा है, तो हम उसको जो है वो तब स्कोर कर देते हैं। लेकिन अगर एक आधी नहीं वो क्लियर है तो उस पर जो है उसका नंबर नहीं काटते, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो उस चीज़ का जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्जिन हमें निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना, क्योंकि वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत छोटा हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह वो काम कर रहा है, तो आपको भी उस चीज़ को भी उसको जो है वो चेक करना है, बैलेंस रखना है स्कोरिंग बेहतरीन करने के लिए। अगला एरर हमारे पास आ जाता है परजीविरेशन है हमारा नेक्स्ट, यानी कि पहले से किया हुआ कोई काम जिसका जो है अक्स जो है वो आपके अगले काम में मौजूद हो। इसमें 2 टाइप्स आती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बच्चे ने जो है वो फिगर, जैसे कि शुरू में आपने देखा जो 2 और 1 और 2 है, उसमें डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। उन डॉट्स की जगह बच्चे ने सर्कल बना दिया है,
सर्कल बना दिया है। एक तो आप यहाँ पे देखेंगे जी ये सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि उसको इजी लगा, उसने डॉट की जगह सर्कल बना दी है। लेकिन अगर हम दूसरा एरर काउंट करें तो उसमें ये आता है जो पर्सिविरेशन है उसमें ये आ जाता है कि उस बच्चे ने कहीं डॉट और कहीं सर्कल बनाए। अगर वो आगे की तस्वीर जो 4-5 फिगर है उसके अंदर भी वो डॉट या सर्कल को दोबारा रिपीट करता है जो उसने पहले से बनाए हैं फिगर नंबर 1 में, देन आप उसको पर्सिविरेशन का स्कोर करते हो। लेकिन अगर उसने पहले से कहीं पे भी कोई सर्कल या डॉट, वो सर्कल नहीं बनाया या फिर अपनी पिक्चर में डॉट नहीं बनाया, तो अगली ही किसी तस्वीर में जो अगले हैं 5 और 6 उसमें जो है वो 6 नंबर और 4 नंबर वगैरह डॉट वाली पिक्चर्स में वो कहीं ना कहीं सर्कल बना दे रहा है, जो कि उसने पहले सर्कल नहीं बनाया। पिक्चर नंबर 2 और 3 में अगर उसने सर्कल नहीं बनाए हुए, वहाँ पे उसने डॉट ही बनाए हुए हैं, और 4 और 6 में डॉट बना देता है, तो आप वहाँ पे उसको पर्सिविरेशन का स्कोर नहीं दोगे, क्योंकि देखिए उसने पहले वो काम किया ही नहीं है। वो पहले उसने डॉट ही बनाए, जो उसको नज़र आया उसने बना दिया, और अगले ही जो तस्वीरों में आते ही जो 6 नंबर और 4 नंबर तस्वीरें बनाई जिसमें डॉट बने, वहाँ पे उसने सर्कल्स बना दिए। तो सर्कल बनाने की वजह से जो हम ये नहीं कहेंगे कि सर्कल इसने पहले जो है वो तस्वीर नंबर 2 में और 3 में, फिगर नंबर 2 और 3 में बनाए थे, इस वजह से इसने दोबारा से 4 और 6 में बना दिए, तो हम इसको पर्सिविरेशन का स्कोर दे देते हैं। हम वहाँ नहीं देंगे क्योंकि उसने वो काम पहले नहीं किया। तो टाइप ए ये है कि पहले से किया हुआ जो काम है, बच्चा उस काम को दोबारा से रिपीट करता है, उसको अगली जगह पे लेके जाता है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन के एरर में भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो डॉट से सर्कल या सर्कल से डॉट जो उसे आसानी लग रही होती है, या लूप या डैश, और उसको बना के वो अपनी पिक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब जो आ जाती है हमारे पास टाइप बी, उसमें जो होता है ना, बच्चा जो बना रहा है ना फिगर जो हमने दिखाया उससे ज़रूरत से ज़्यादा ही बना देता है, ठीक है। मतलब वो रुक ही नहीं पा रहा, वो एक काम कर रहा है तो कंटिन्यूसली कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। अब फिगर में देख लें, अगर वो जो कार्ड नंबर 2 और 3 है, जो पहला कार्ड है आपके पास रोटेशन वाला ए, उसके बाद जो दूसरे आते हैं 1 2, और कहीं पे इसको जो ए को 1 2 3 ही दिया हुआ है, तो ये आप काउंटिंग देख लें, आपने अकॉर्डिंग टू कार्ड देखनी है। तो वहाँ देखेंगे बच्चे ने ना जो एक ही लाइन है, ठीक है, सिर्फ एक लाइन बनी है, लेकिन आप देखेंगे बच्चे ने बहुत ही एक्स्ट्रा लाइंस बना दी हैं। अब एक्स्ट्रा लाइंस में आपने देखना होगा कि उसने कितने सर्कल काउंट करके देखेंगे, इतना मार्जिन आप जो है ना उससे बच्चे को दे रहे होते हो। जैसे फिगर 1 में जो है वो आप देखें 7 to 8 डॉट है, लेकिन अगर बच्चा 14 या उससे थोड़े ज़्यादा डॉट बनाता है तो आप तब भी स्कोर दे देते हो। इसी तरह फिगर 2 में जो है वो मैक्सिमम जो है वो टोटल जो डॉट्स आई थिंक सो जो है वो भी जो है आप अगर देखें तो वो 12 to 9 है आई थिंक। तो अगर वो वहाँ पे 13 या उससे थोड़े से ज़्यादा 14-15 तक डॉट बना देता है काउंट करने पे, अगर आप देखते हो तो फिर आप पर्सिवेशन करते हो। लेकिन अगर वो एक अनगिनत ही डॉट्स और वो सर्कल्स बनाता जा रहा है, तो वो आप ये नहीं कहेंगे जी अनगिनत, जो कोई बात नहीं, तो उसने पहले से डॉट और सर्कल बनाए हुए हैं ना, वो दोबारा से बना रहा है, उसकी जहन में वो चीज़ मौजूद है पहले से, तो मैं पर्सिवेशन कर देता हूँ। लेकिन नहीं, आपने उसकी क्वांटिटी भी देखनी है और उसकी जो है वो देखना है तरीका क्या है उसका करने का बच्चे का। टाइप ए और टाइप बी जो है वो दोनों एरर आपको डिफाइन हो रहे हैं, तो देन आपने जो है पर्सिवेशन को ओके रखना है। जो पर्सिवेशन का स्कोर है वो टाइप ए और बी के हिसाब से नहीं होता, दोनों को एरर को फाइंड आउट करते हुए आप उसको स्कोर दे देते हो। ये नहीं कि टाइप ए नज़र आ रही है तो 1 है, टाइप बी नज़र नहीं आ रही है तो 0 है, ऐसा नहीं करना। आपने स्कोर इकट्ठा देना है और बच्चे को मार्जिन देना है वहाँ पे, ताकि उसकी जो है बेहतर स्कोरिंग हो सके। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप जी को हर गलती पे ना वो करते जाएं ओके ओके ओके, इस तरह उसका रिजल्ट ख़राब आएगा। लेकिन इसका मार्जिन का मकसद ये होता है कि बच्चे को बेहतरीन तरीके से जो है वो आप स्कोरिंग कर सको। आगे आता है जी कोलियन और कोलियन टेंडेंसी। अब कोलियन क्या होता है, इससे यानी कि किसी चीज़ का जो है वो टकराव, उसका जो है वो आपने किसी चीज़ से टकराना, ठीक है, आप कहते हो तसादुम होना। तो ये एक होता है तसादुम होना और एक तसादुम का शिकार होना। अब जो कोलियन टेंडेंसी है वो शिकार है और तसादुम का, और वो तसादुम या टकराव हो जाना है। अब क्या होता है, जब बच्चा फिगर बना रहा होता है तो पेज पे जगह मौजूद होती है, लेकिन वो फिर भी ऊपर नीचे चढ़ा कर जो है ना एक ही जगह पे सारी तस्वीरें बना रहा होता है। तो इसको मैं आप कहते हो कोलियन टेंडेंसी पाई गई है बच्चे की, और यहाँ पे जो है वो ये एरर जो है वो डिफाइन होता है। लेकिन अगर वो तस्वीर बना रहा है, कोलियन टेंडेंसी बना रहा है, एक तस्वीर के साथ फिगर के साथ दूसरा फिगर बना रहा है और उनके सेंटर में 1/4 इंच का डिफरेंस आपको पाया जाता है, देन जो है वो वहाँ पे भी आप कहेंगे जी वहाँ पे कोलियन है पर वो टेंडेंसी है, तसादुम का शिकार होने वाला था, समझे कि हादसा होने वाला था, उससे वो बच गया। तो देन जो है उसके अंदर जो फासला है ना, डिफरेंस है, वो 1/4 इंच है। तो वो आप वहाँ पे भी जो है वो कोलियन का जो स्कोर है ना वो आप उसको बच्चे को देते हो।
तो इस तरीके से आप जो है वो कुलियन होना या उसकी टेंडेंसी होना, दोनों सूरतों में बच्चे को स्कोर देते हो। थर्ड एरर आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंसी, सॉरी थर्ड नहीं, नेक्स्ट एरर है इम्पोर्टेंस। इसके मीनिंग तो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चे से कोई काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये अगर हम इम्पोर्टेंसी में जाए तो वो एक डिसऑर्डर भी है, वो दूसरी मेल से जो है वो कनेक्ट होता है, वो आप उधर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो इसका एरर का मतलब है वो है कि बच्चा एक काम कर रहा है, तो वो अब क्या करता है कि वो फिगर को जो है वो ना, एक आपने नोट करना है, वहाँ पे बिहेवियर नोट करना है बच्चे का, क्या बिहेवियर इशू आ रहे हैं, वो काम करते हुए क्या कर रहा है, बार बार बैबलिंग कर रहा है, बोल रहा है, ये मुझे आता है, मुझसे बन नहीं रहा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके मैं बनाता हूँ। तो ये वाला बिहेवियर इशू भी आपने नोट करने हैं कि वो क्या, किस तरीके से उस एरर को वो डिफाइन करने के लिए आप देखें जी वो क्या कर रहा है, मतलब एरर को ख़त्म करने के लिए बार बार रेज कर रहा है, उसको साफ़ कर रहा है, फिर रेज कर रहा है, फिर साफ़ कर रहा है, सॉरी मिटा रहा है, लिख रहा है, मिटा रहा है, लिख रहा है। तो आपने उसको मैंने वहाँ पे काउंट करना है कि वो जो है वो बार बार एक चीज़ कर रहा है, उसको रेज कर रहा है और फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, तब आप कहते हो जी इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इसका एरर हमें पाया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो दो दफ़ा मिटा के कुछ सेकेंड अटैम्प्ट करके काम कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम स्कोर उसको जो है वो 0 ही करेंगे। लेकिन अगर बच्चा 2 से 3 बार ज़्यादा, 3 से 4 बार तक मिटाता है एक पिक्चर बनाने के बाद, फिगर बनाने के बाद, देन आप उसको स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि वो बार बार एक काम कर रहा है। अगर वो सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट में काम कर लेता है इट्स ओके, तो जब आप कहोगे ठीक है उसने सही कर लिया, उसको 0 कर दोगे। लेकिन अगर वो बार बार मिटा रहा है तो आप उसको नंबर 1 करोगे, उसने एरर किया है और उसके दौरान वो बिला वजह बोल रहा है और बता रहा है ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे हो सकता है, तो आपने उसके बिहेवियर इश्यूज भी नोट करने हैं। लेकिन बिहेवियर इशू पे ही नहीं आपने कह देना कि जो मैं इसे स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन जो उसने मिस्टेक उसमें पिक्चर में डिफाइन की है, क्योंकि आपने जो बिहेवियर इशू होते हैं ना वो आपने रिपोर्ट में लिखने होते हैं, तो आपने वो भी बीच में चेक करने हैं, बच्चे को साथ साथ असेस करना है और साथ साथ आपने जो स्कोरिंग की के हिसाब से स्कोरिंग करनी है ना, उस पर भी जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है। देन जब अब हमारा नेक्स्ट है जो एरर है वो है क्लोजर डिफिकल्टी। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि क्लोजर डिफ़िकल्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आपको आपने कहाँ चेक करना है कि बच्चा टच कर रहा है फिगर नंबर ए में और फिगर नंबर जो है वो आगे से 5 में जो है 4 में, वो आप देखें होप सो 4 है कि 5 है, उसमें आप देखेंगे वहाँ पे हमने जो पिक्चर्स है ना उनको टच करना है, वो टच नहीं कर पा रहा, देन हमने देखना है कि वो क्लोजर डिफ़िकल्टी पाई जाती है। फिर क्लोजर डिफ़िकल्टी पाने के लिए फिर आपने ये भी देखना है कि टच नहीं कर रहा तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1/8 इंच से ज़्यादा है कम। अगर ज़्यादा है 1/8 इंच से तो सिंप्लीफिकेशन का एरर है, और अगर 1/8 से इंच से कम है तो आप कहोगे कि इसमें क्लोजर डिफ़िकल्टी है। अच्छा, यहाँ एक बात पहले जो मैंने डिस्कस की थी थोड़ी सी फिर से कर दूं कि आपने देखा कि जी एक जो कार्ड है ना उसमें आपको तमाम एरर मिलते हैं। याद रखिएगा एक कार्ड के अंदर जितने एरर उन्होंने कहे हुए हैं, जैसे कुछ कार्ड में सिर्फ 7-8 में वो एरर है जी, ओवरलैपिंग का जो एरर है वो सिर्फ 7-8 कार्ड में है, बाकी में नहीं है। तो इस तरह आपने ना एक फिगर के आगे जो है वो अपना एक स्कोरिंग शीट इस हिसाब से बनानी है कि आपको जो है वो जब आप एरर डिफाइन करो आपको इजी हो जाए लिखना कि मेरा ये कार्ड है। अब ये जैसे कि ये एक सिंपल कार्ड जिसमें आप देखोगे अगर जो है या कोई कार्ड है वो 80 से 180 डिग्री तक रोटेट हो गया तो आप कहोगे रोटेशन भी है इस कार्ड में। अगर आपको नज़र आया कि बच्चे ने आसानी के लिए इस तस्वीर को फिगर को जो है वो सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है तो आप कहोगे फिगर, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी है। और उसके बाद जो है वो आप कहते हो कि जी इसमें जो है वो रिग्रेशन जो है वो भी आ जाता है, रेट्रोग्रेशन भी आ रहा है, क्योंकि वो बच्चे ने जो है वो पिछली जो कोई चीज़ है उसको जो है वो आगे रखने की दोबारा से जो है वो आसानी के लिए, मतलब अपने आप को एज अ बच्चा जो है दिखाने के लिए कि मुझे एक बच्चा ये चीज़ को ऐसे ही कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया रिग्रेस और रिट्रोग्रेशन क्या कि वो एक बच्चा जो है बच्चे के तौर पे करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसको भी जो है वो डिफाइन करने के लिए, मतलब एक कहने का सिंपल मकसद ये कि एक जो फिगर है उसके अंदर तमाम जो है वो 8 के 8 एरर जो है 9 एरर जो है वो आप पाए जा सकते हैं। हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, तो आपने उसके नीचे लिख लेना है स्कोर कि यहाँ पे। अब उसको आपने प्लस नहीं करना, वो एक ही है, चाहे 100 गलतियां हैं तब भी एक नंबर है और चाहे एक गलती है तब भी एक नंबर आपने देना है, क्योंकि 0 का मतलब है कुछ नहीं और 1 का नंबर मतलब है एक, सिर्फ एक। गुड, ओके। अब अगला हमारा जो एरर आता है वो है मोटर इनकोऑर्डिनेशन। जैसे कि आपको पता है ये विजुअल टेस्ट है कि देखना है बच्चा किस तरह परसीव कर रहा है, परसीव करने के बाद कैसे एक्टिंग करके मतलब ड्राइंग कर रहा है, तो आप इसको उसमें जो है वो यहाँ पे बच्चे का बिहेवियर भी नोट करते हो, फिर देखते हो कि बच्चा जो है वो उसकी मोटर आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है। यहाँ पे देखा जाए तो स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट भी आप यूज़ करते हो आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखने के लिए इंटैक्ट है कि इंटैक्ट नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखें जी बच्चे में कितना जो है वो पाया जा रहा है कि वो कोई काम कर पा रहा है कि नहीं, पेंसिल होल्डिंग अच्छी है कि नहीं
नहीं, बार-बार मिटा रहा है, बार-बार जो है वो सर्कल को बार-बार बना रहा है, उसी के ऊपर लाइन खींची जा रहा है, बहुत प्रेशर से लिख रहा है कि कॉपी का पेज फट सकता है, या जो है वो आड़ी-तिरछी वो कामती हुई लाइनें बना रहा है, तो वहाँ पे आप कहोगे कि मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो बच्चे में पाई जा रही है, कि मतलब बच्चा जो देख रहा है, परसीव कर रहा है, वैसा वो ड्राइंग पेज पर वो बना नहीं पा रहा है। तो वो जो एरर आता है तो उसको आप मोटर इनकोऑर्डिनेशन कहते हो, कि पेंसिल होल्डिंग कामती, स्केचिंग ख़राब होना, पेंसिल का काँपना, पेंसिल की होल्डिंग अच्छी ना होना, बहुत दबा कर लिखना। और लेकिन अगर यहाँ पे जो उसने पिक्चर बनाई है उसमें याद रखिएगा, अगर 1/8 इंच से ज़्यादा का फासला पैदा हो रहा है तो वहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, मोटर इनकोऑर्डिनेशन का एरर नहीं दोगे। अगला आ जाता है हमारे पास एंगुलेशन। इसका मकसद है कि बच्चा एंगल से थोड़ा हट के जो है ना वो थोड़ा पिक्चर को बना देता है, और वो कितना परसेंट यानी कि 45 to 80 डिग्री अगर वो एक एंगल से सिरक गया बच्चा, एक पिक्चर एक वो बना रहा है तो, और वो जो बनाई हुई फिगर है वो मतलब एक सर्कल है, उसके ऊपर अगर वो ये जो डायमंड शेप बना रहा है वो थोड़ी सी सिरक गई है, साइड से कोना टकरा रहा है और वो 45 to 80 डिग्री में है, तो आप उसको जो एंगुलेशन का स्कोर करते हो, ठीक है, कि वो उसने थोड़ा हटा के टेढ़ा करके बनाया। इसी तरह फिगर जो है वो अगर आप देखें 2 में, तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे जो हैं हमारे पास सर्कल्स हैं, वो एक सर्कल ख़त्म होता है जो लाइन 3 डोर्स की, तो अगली 3 डोर्स की थोड़ा नीचे आके शुरू होती है, फिर अगली उससे थोड़ा नीचे आके शुरू करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चे अक्सर जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लीनियंट हो सकते हैं, थोड़ा सा उसके मार्जिन रख कर आप उसको स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए टफ होता है ये मार्जिन निकालना कि इतना ऊपर है इतना नीचे है। तो यहाँ पे अगर बच्चा जो है वो थोड़ा सा हट के जो है वो लाइनें बना रहा है, तो आप 45 to 80 डिग्री से आगे पीछे है थोड़ा बहुत, तो आप उसको स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही ऑपोजिट बना जाता, मिरर इफेक्ट बना देता है बिल्कुल, तो वहाँ पे आप रोटेशन करते हो, वहाँ पे आप एंगुलेशन नहीं देते हो। इसी तरीके से आगे फिगर जो आ जाता है आपके पास 3 आई थिंक 4, जिसमें आप कर्व देख रहे हो, 2 है, सॉरी वो 3 ही है, उसमें जो आप कर्व देख रहे हो, ठीक है, वो कर्व जो होता है वो बच्चे के लिए बनाना मुश्किल होता है। उसमें भी अगर बच्चा जो है वो एंगल बनाते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है डोर्स को, सर्कल्स को, कर्व बिल्कुल सेंटर में नहीं आता, मतलब थोड़ा नीचे आ जाता है, तो वहां पे भी आपने क्या करना है, उसको एंगुलेशन का स्कोर आप कर देते हो। लेकिन अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है तो वहां पे भी आप रोटेशन का करते हो। अगर वो 80 to 180 डिग्री में जा रहा है तो रोटेशन करेंगे, अगर 45 to 80 डिग्री में जा रहा है तो आप उसको एंगुलेशन करोगे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप लीनियंट हो जाया करें, तो इतना सा मार्जिन के बच्चा ये कर सकता है कि नहीं, क्योंकि आप उसकी हिस्ट्री ले चुके होते हो, आपको काफ़ी हद तक पता होता है कि वो किस जगह पे जो है बच्चा जो है वो उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो टेस्ट कितना स्कोर आएगा इतना एक साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होती है। ठीक है, अगला हमारे पास एरर आता है कोहेजन। ये एरर आप तब करते हो जब बच्चा जो है एक पिक्चर, क्योंकि हम एक पेज देते हैं बच्चे को तस्वीर बनाने के लिए, तो वो वहाँ पे तमाम फिगर्स बना रहा है, इसलिए इसको स्कोर करते हुए हमेशा याद रखिएगा जो एक्चुअल हमने उसे पिक्चर दिखाई है, फिगर दिखाया, उसके अकॉर्डिंग स्कोर नहीं करना। वो जो पेज के ऊपर फिगर्स बना रहा है बच्चा, वो फिगर्स एक दूसरे से कितने बड़े या छोटे हैं वहाँ पे आप स्कोर काउंट करते हो। ठीक है, मतलब अगर उसने एक फिगर बनाया है वो, और नेक्स्ट फिगर जो है फिगर 2 बना लिया, और फिगर 3 में जो है उसने थोड़ा साइज इंक्रीज कर दिया, और वो इंक्रीज किया हुआ साइज 1/3 यानी कि 1/3 से ज़्यादा या 1/3 से कम हो, तो आप उसको जो है वो कोहेजन का जो है स्कोर करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो जी वो वहाँ पे जो है वो आप ये भी देखते हैं कि बच्चा कंटिन्यूसली तस्वीरें बना रहा है, 4 से 5 बना ले फिगर, तो छठे में जाके जो है वो पिछली किसी तस्वीर का एक हिस्सा जो है वो आगे वो छोटा बड़ा कर रहा है, वहाँ पे जो है वो उसका कुछ हिस्सा पिछले से मुंसलिक है, तो आप वहाँ पे जो है वो परसिविरेशन का स्कोर करोगे, कोहेजन का नहीं करोगे। तो बेसिकली जो कोहेजन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि बच्चे का जो एक फिगर, मतलब वो जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, तस्वीर का एक साइज़ दूसरे से इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे जो है वो आप कहते हो कोहेजन जो है बच्चे का पाया जा रहा है। अब अगला एरर है हमारे पास टाइम को जो है ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि डिफरेंट एबल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो टाइम कम ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा मैटर नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे अहम चीज़ इस टेस्ट में जो आपने करनी है, टेस्ट करते हुए ये नहीं कि मोबाइल पे लगे रहना है, जो साइकोलॉजिस्ट है या कोई भी एजुकेशनिस्ट है, तो वो ये कि बच्चा जो है वो क्या करे, आप कहीं चले गए, पानी पीने चले गए, उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करेगा, हो सकता है जो कार्ड आपने उसको सामने से दिखाया है वो उसको चेंज करके
टिल करके उसने पिक्चर बना ली, ठीक है। जब आप आए आपने कहा वाओ इसने तो ठीक है, गुड, ओके बना ली है, तो इसमें तो रोटेशन पाई जा रही है, जबकि आपको पता ही नहीं है उसने कार्ड को घुमाकर बनाया है, इसलिए उसके पेज पर वो तस्वीर घूमी हुई बनी हुई है। आपने ये चीज़ नोट करनी है, इसलिए बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जाना, उसका बिहेवियर इशू सारे नोट करने हैं। फिर कुछ चीज़ों पे स्कोरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि एक बच्चे का दिल ही नहीं कर रहा टेस्ट करने को, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका कोई ना कोई फेवरेट उस टाइम उसके दिमाग में काम चल रहा है, मुझे ये करना है, मैंने नहीं करना, मेरा मूड नहीं है। देखिए जब मूड नहीं होता ना, बच्चा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं करता। तो आपने उसको एक कंफर्ट जोन मुहैया करनी है। पहले उसे मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए, ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छी है। अगर वो बिहेवियर इशू दे रहा है और वो कह रहा है मैंने बाहर जाना है, मैंने खेलना है, जल्दी जल्दी से वो ड्राइंग बनाता है और चला जाता है, तो उसमें तमाम एरर आएंगे। वो एक नॉर्मल बच्चे का भी आपका स्कोर जब 8 आ जाएगा तो आप कह दोगे जी ये ब्रेन इम्पेयरमेंट है। नहीं, वहाँ पे आपको दोबारा से बच्चे को टेस्ट अप्लाई करना है, उसका हिस्ट्री टेकिंग जो आपने की है उसको पढ़ना है कि उसको आया कोई ऐसा पहले कोई प्रॉब्लम रह चुका है, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनी असेसमेंट, ठीक है, वो आपको ज़रूरी है। तो इसलिए हिस्ट्री टेकिंग से आप काफ़ी पता चल जाता है। तो इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए बच्चे को कंफर्ट जोन आपको मुहैया करनी है, उसके बाद ही आपने बच्चे के लिए स्कोरिंग करनी है, ताकि जो वो स्कोरिंग आ रही है वो आपके लिए प्रॉब्लम ना करे कि वो क्या है, क्योंकि फिर नॉर्मल बच्चे की भी एक उसका आलसी बच्चा है, वो काम नहीं करना चाह रहा, लेजी हुआ है, तो उसका भी स्कोर 7-8 आ जाएगा। तो आप ये नहीं कहोगे यार ये बच्चा जो है वो डिफरेंटली एबल चाइल्ड है या इसको कोई भी ब्रेन इम्पेयरमेंट है। तो इसकी स्कोरिंग में जो है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको 3 आता है तो आप कहोगे ठीक है जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चा बिल्कुल कोई ब्रेन इम्पेयरमेंट नहीं है। 4 आ जाती है तो आप कहते हो है भी है और नहीं भी है। 5 और 6 पे जो आपके पास आता है एविडेंस आता है, तो आप कहती हो जी इसमें जो है वो ब्रेन इम्पेयरमेंट पाई जा रही है। फिर आप फर्दर 7-8 अगर स्कोर आ जाता है, फिर आप कहते हो इसमें बहुत ही क्रिटिकल किस्म की जो है वो ब्रेन इम्पेयरमेंट है। फिर आप फर्दर उस पर टेस्ट अप्लाई करते हो, हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइज करते हो, पेरेंट्स से अच्छे से क्वेश्चनिंग करते हो। लेकिन अगर स्कोर 9 to 12 आ जाता है तो वहाँ पे भी आपको ब्रेन इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सीवियर किस्म की। लेकिन याद रखिएगा इस टेस्ट से आपको कंफर्म डायरेक्टली नहीं पता चल जाता कि बच्चे को में ये प्रॉब्लम है, आपको कोई ना कोई नया स्केल बच्चे को लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि उसमें कौन सी इम्पेयरमेंट पाई जा रही है। सिर्फ इस टेस्ट की बेस पे आप उसको जो है कोई भी टैग नहीं लगा सकते, या इसलिए असेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी, ठीक है। वो आपने टेस्ट स्केल अप्लाई करते हुए ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करना है। अब हम चलते हैं इसके 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्कोरिंग की तरफ जो हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कौन सी स्कोरिंग ज़्यादातर जो है वो कौन कौन सी स्कोरिंग होती है, तो जो आपके लिए ईजी कन्वीनियंट है, आपके पास जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की जो है वो जो पेशेंट है या का जो भी क्लाइंट है उसकी स्कोरिंग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में जो है ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ जो है वो की गई है, केस रिपोर्ट तमाम वो पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है अब इसमें जो है ना इस तरह की जो आपके पास अगर कोई आपको इस तरह एडमिनिस्टर करना है और इस तरह के एरर है उसमें, तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो करना होगा बच्चे की स्कोरिंग। अब इसमें देखें जी आपको जो एरर्स है ना वो थोड़े चेंज नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू जो पहले हमने एरर जो है वो डिस्कस किए हैं। अब इसमें ये देखें जी बाइजर डोडलिंग आ जाता है, एंगुलर डिफ़िकल्टी वही एंगुलेशन वाला जो है वो आ जाता है। फिर क्लोजर डिफ़िकल्टी इसमें भी है, कोहेशन है इसमें, लेकिन कॉन्टेमिनेशन है इसमें, एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन उसमें भी था। और ये कुछ चीज़ें एरर हैं जो कि पहले से थोड़े डिफ़र होंगे, लेकिन इन तमाम का मकसद वही है कि आपने बच्चे का जो है डिफ़ाइन करना है कि कहाँ पे एरर जो है पाया गया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो बच्चे को जो है वो दे दें। अब लैक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन भी वो आ जाता है जो हमने पहले उसकी जो है वो उसमें भी मोटर कोऑर्डिनेशन है। अब इसमें उन्होंने लैक ऑफ लिख दिया, रोटेशन, तो काफ़ी हद तक इसमें मिलते जुलते हैं। थोड़े बहुत जो है चेंज है उसको थोड़ा ज़रा डिफ़ाइन कर दिया गया है, एक्स्ट्रा कर दिया गया, वर्क ओवर लिख दिया गया इसमें। जैसे कि हमने कहा बच्चा जो है वो ड्यूरिंग जो है कैसे बिहेव कर रहा है वो हमने देख रहे हैं, तो इसमें जो है उन्होंने वर्क ओवर कर दिया। अब ये बच्चे की ड्राइंग है एक ही पेज पे जैसे कि हमने करवानी होती है, तो इसकी जो स्कोरिंग शीट है वो कुछ इस तरह आपको मिलती है, ठीक है। अब इसमें डिज़ाइन 1 ऊपर लिखा होगा आपके सामने, डिज़ाइन 2, 3, 4, 5। अब इसमें भी वही कैटेगरी होगी कि अगर बच्चे ने स्कोर किया, अगर आपको एरर फाइंड आउट हो गया है कि इसमें कार्ड में बच्चे के ये वाले एरर मौजूद हैं, तो या तो आप उसको पूरे नंबर देंगे जो उसके अकॉर्डिंग है, तो और या जो है वो बिल्कुल नहीं देंगे। अगर इसमें उन्होंने 4 लिखा हुआ है, जैसे कि हर एरर के सामने उन्होंने नंबर लिखे हुए हैं कि आपने इसमें से नंबर देने हैं, ठीक है।
तो अगर उसने 2 लिखा हुआ है और उसने मिस्टेक की है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इसको नंबर देना चाहिए, तो आप वहाँ पे 1 नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपको कहेगी जी उसने तो एक मिस्टेक की है तो मैं 1 दे रहा हूँ। लेकिन आपने उसके एरर के अकॉर्डिंग वो आपने 2 ही वहाँ पे लिखा है और उसका टोटल भी वही आ गया है। कोई डिज़ाइन 1 में आपको जो एरर नज़र आया है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको नंबर दे दिए। इसी तरह डिज़ाइन 4 में जो है आपको एरर नज़र आ रहा है, जैसे जी उसके कर्व अच्छे नहीं थे और कर्ल्स अच्छे नहीं उसने बनाए हुए थे, तो आपने वहाँ पे अगर 1 है तो उसके आगे 1 लिख दिया, और अगर 4 है कर्ल्स में तो टोटल 4 में से आपने उनको देना है, तो आपने उसमें 4 नंबर ही टोटल पूरे लिखे हैं, ना कि 4 में से आपने 1 लिखना है। तो इस तरीके से या तो आपने पूरे देने हैं या बिल्कुल नहीं देने हैं। तो ये हर कार्ड के अकॉर्डिंग एरर है। देखिए जैसे डिज़ाइन 1 में 10 एरर्स हैं और डिज़ाइन 4 में आपको जो है वो 13 एरर दे रहे हैं। और डिज़ाइन 7 जो है उसमें आ जाता है आपके पास 11 है, और इसी तरह नीचे डिज़ाइन 2 और जो है बाकी जितने भी डिज़ाइंस हैं उसमें तमाम में जो है वो इसी तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरह आपने इसको जो है वो टोटल करना है। अब यहाँ पे ये 8 जैसे मैंने आपको बताया या तो 0 है तो या फिर टोटल 8 ही आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपको एरर डिफाइन हो जाता है तो आप 8 ही लिखेंगे, ये नहीं करेंगे 1 लिखेंगे उसकी जगह। तो इस तरीके से इसकी स्कोरिंग आपने करनी है कंटिन्यूसली। बाकी कार्ड्स पे भी इसी तरह जो जो नंबर लिखे हैं उसके में आपको एरर डिफाइन होता जाएगा और आप जो है वो उसके जो है वो अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। अभी देखिए इसमें टच अप जो है वो टच अप है ना, जैसे कि हमने उसमें बताया था कि वो कहाँ पे उसको जो है वो कार्ड को जो है वो टच करना है उसको लाइंस को, तो हमने देखना है कि वहाँ पे उसको एरर डिफाइन होता है कि नहीं, वो सही तरीके से टच कर पाता है कि नहीं, या वो जो है डिफ़िकल्टी जो थी आई थिंक सो क्लोजर वो डिफ़िकल्टी जो है उसे आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ही हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। अगर कहीं पे आपको ये वाला मैनुअल मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग आप भी स्कोरिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेन मकसद है आपने एरर डिफाइन करना है। एरर डिफाइन करने के बाद आपने उसका इस तरीके से एक शीट बनानी है जहाँ पे आपने उसके बारे में लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया था, ठीक है, उसके बिहेवियर इशू क्या थे ड्यूरिंग असेसमेंट। उसके बाद जो है वो आपने तमाम डिज़ाइंस के आगे जो है वो उनके टोटल नंबर लिख लेने हैं जो आए हैं, और जो है वो स्कोर को जो है वो टोटल कर लें। तो जैसे कि इस बच्चे का जो है वो 21 है और जो है वो हमारे पास जो है फिर हम इसका कट ऑफ स्कोर देखते हैं, वो हमारा आई थिंक सो 60 to 80 इन बिटवीन आता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे जी अबव एवरेज है कि बिलो एवरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग है। अब उसमें 5 था, जैसे कि कहा जाता है 5 या 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पे इसका जो है वो चेंज है थोड़ा ये, लेकिन ये मैनुअल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि मैं डिस्कस कर लूँ कि कभी किसी बच्चे की नज़र से गुजरे तो उसे पता हो मैंने स्कोरिंग कैसे करनी है। तो इस तरीके से इसकी स्कोरिंग आपको मिल जाएगी। तो रॉ स्कोर हमें मिल गया है 21 और स्टैंडर्ड स्कोर जो बच्चे वो है हमारे पास वो है 59, मतलब 60 to 80 बिटवीन है। तो वो हमारा जो वो उसका जो है वो ठीक है, वो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपको लिखा हुआ है कि एवरेज है विजुअल जो उसकी मोटर कोऑर्डिनेशन है। तो इस तरीके से इसकी जो है वो ईजिली आप स्कोरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसी को करते हैं 1 पेज होता है कि एक मेन वर्कशीट ही आपके सामने स्कोरिंग शीट आ जाती है, ईजी है। तो वो इस बेंडर 2 के स्टॉल टेस्ट 2 नहीं है, आई थिंक स्टॉल टेस्ट है, लेकिन मेथड नंबर 2 है इसकी इंटरप्रिटेशन। इसमें तमाम आ जाते हैं वो साइड पे आपके पास एरर्स। उसके बाद जो है वो आगे कार्ड्स के जो है वो आगे से रोटेशन कितने कार्ड्स में देखनी है, ओवरलैपिंग कहाँ देखनी है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखनी है, रेट्रोग्रेशन कहाँ देखनी है, इस तरीके से परसिवेशन कहाँ है, आपने ये तमाम देख लेने हैं। तो या तो आपने देखना है या तो आपने 1 देना है, अगर ए में जैसे कि 1 है या 3 में 1 है 7 में 1 है, तो आपने एट द एंड जो फाइनल स्पोर्ट में जो है ना वो आपने जाके 1 ही लिखना है वहाँ पे, ठीक है। वो काउंट नहीं करना कि यहाँ पे टोटल 1 कितने आए हैं या टोटल गुड या टोटल टिक कितने हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग एट द एंड जो है वो टोटल करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट में जितना भी आपका स्कोर आएगा तमाम एरर्स का, उसको आपने प्लस कर लेना है और फिर देख लेना है कि वो उसका स्कोर कैटेगरी कहाँ पे फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है वो कोई इम्पेयरमेंट बच्चे में है या नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो इजी जो स्टेप्स के साथ बेंडर गेस्टॉल की जो है उसको आप स्कोरिंग कर लेते हैं। बस आपने एरर को अच्छे तरीके से याद रखना है। जब 2 से 3 दफ़ा आप टेस्ट एडमिनिस्टर करोगे, असेस करोगे, उसके बाद जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा कि इसमें एंगुलेशन कहाँ पे है, इसमें रोटेशन कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे जो है वो इसको जो है वो कोलियन देना है। तो इस तरीके से ये आपको ईजी हो जाता है। जैसे सपोज करें कि इसका जो टोटल स्कोर है वो 6 आ गया, तो ये अबव जो है वो 5 है, अबव एवरेज जो उन्होंने बताया हुआ है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को ब्रेन में जो है वो कोई ना कोई इम्पेयरमेंट जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से इजी मेथड से विद इन सेकंड्स जो है वो आप जो है वो स्कोरिंग
कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मेथड। थर्ड मेथड ये है जी, इसमें भी देखिए मैनुअल है। मैनुअल में तमाम हिस्ट्री पहले से डिफ़ाइन की जाएगी, फिर तमाम एरर आपको बता दिए जाएंगे। एरर भी वही हैं तमाम, कुछ चीज़ें थोड़ी सी एलेबोरेट होंगी। ये मैनुअल जो है इसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जो आप इजीली जो है वो प्रिंट आउट करवा के पढ़ लें, या आप जो है वो कंप्यूटर पे ही अपने पढ़ लें। तो ये भी वही तमाम एरर है। और इसमें जो है वो जो पर्जिवेशन टाइप ए और बी होता है, उसमें बस थोड़ा सा जो है इन्होंने जो है कर दिया हुआ है कि आपको डॉट्स की जो क्वांटिटी है वो भी बताई हुई है कि कहाँ पे कितनी है। फिर उसी तरह मैनुअल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो कार्ड्स दिए हुए हैं। कार्ड्स में कहाँ पे एरर कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या स्कोर करना है वो मौजूद है। और जो स्कोर जो है आपको पता है, आपने जो है वो या तो आपने पूरा देना है और या बिल्कुल नहीं देना। तो एरर भी वही हैं, तमाम वही बातें हैं दोबारा से रिपीट हो रही हैं जो कि शुरू में तमाम डिस्कस कर ली गई हैं। ये आपके सामने है, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। वही ईजी मेथड है, कोई टफ नहीं है। आगे तमाम कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी आपके साथ जो है उन्होंने शेयर किया हुआ है कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐड होनी है और कहाँ पे एरर जो है वो आपको जो है वो मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा क्लीन नहीं है, तो होप सो आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास यही अवेलेबल था तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमारी स्कोरिंग की, ये देखें इसमें आपको एरर लिखे हुए हैं और उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं कि इन पॉइंट्स में से आपने नंबर देने हैं। जैसे पर्जिवेशन है, रोटेशन है, और जो है वो आपके पास जो है वो क्रिटिज़म है। ये जो 3 है जी, इसमें 4 पॉइंट है आपके पास। या तो आपने 4 देना है या आपने कुछ नहीं देना। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है एडिड एंगल्स, यानी कि एक्स्ट्रा जो बच्चा अपनी तरफ से ऐड करता है सिंप्लीफिकेशन में, जैसे कि वो अपनी तरफ से चीज़ों को नीट करता है, इस तरह सेपरेशन ऑफ लाइंस। तो वही तमाम चीज़ें हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है वो फिर करेंगे इसको प्लस करने के बाद जो स्कोर आएगा उसको जो है वो आपने नॉर्म्स के कार्ड में देखना होगा। यहाँ पे कुछ मैं शेयर कर रही हूँ जिनको जो है वो आपके सामने। तो आपको नॉर्म देखते वक्त सबसे पहले जो स्कोर बच्चे का आया उसको आपने ऐड कर लिया, तो वो हमारे पास आ गया जी 23। अब हम देखते हैं नॉर्म्स के चार्ट स्कोरिंग शीट्स जो है। अब इसमें जो होता है ना, हमने अकॉर्डिंग टू एज जो है ना बच्चे का मीन निकालना होता है। उसकी एज की वैल्यू क्या है, कितने साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो है वो वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर सपोज करें बच्चा 8 साल का, ये मैं इसमें से आपको करवाती हूँ। ये येलो चार्ट जो हमने यूज़ किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो 1975 नॉर्म जो है उनमें से आपने मीन निकालना है। सपोज कर लें बच्चे की एज जो है वो 7 साल है। 7 साल के मुताबिक अगर आप उसको जाके देखें तो उसका मीन 5.8 निकलता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी स्कोर तो 23 है और जो उसका जो मीन है वो 5.8 निकल रहा है। तो हमने जो है उसके स्कोर के मुताबिक निकाला, उसकी एज के मुताबिक सॉरी निकालना है। तो 5.8 जो है आपने एवरेज देखना है, वो बिलो एवरेज है कि अबव एवरेज है। तो 5 जो है वो 5 से जो है वो 5.8 जो है ना 5 से ज़्यादा है, तो वो इसकी वजह से जो है वो आप फिर उसको जो है वो कहेंगे जी उसको जो है कोई ना कोई ब्रेन इम्पेयरमेंट जो है बच्चे में मौजूद है। अब स्कोर उसका जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो मीन है वो आप देखें उस स्कोरिंग में उसका हाफ आ रहा है, लेकिन अगर जो हमारा एवरेज स्कोर है वो 5 होता है, वो 5 ही कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से आपने बच्चे का मीन निकाल लेना है। अब आगे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ और बेंड्रा जो गेस्टॉल बीजीडी के जो नई वर्जन आ चुका हुआ है, उसमें उन्होंने कौन से स्कोरिंग शीट्स, कौन से विजुअल कार्ड्स दिए हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये न्यू किट के मुताबिक बिहेवियर ऑब्जर्वेशन आपकी एक शीट होती है, वैसे पुराने मैनुअल में भी है, जो कि आपने असेस करना होता है ड्यूरिंग जो है वो असेसमेंट बच्चे ने क्या क्या जो है बिहेव किया है। तो आपने चेकलिस्ट को ओके कर लेना होता है, इस तरह आपकी असेसमेंट रिपोर्ट लिखना ईजी हो जाती है। फिर आ जाता है जी मोटर टेस्ट आ जाता है गेस्टॉल का। इसमें जो है वो ये बच्चे ने लाइन ड्रॉ करनी होती है टोटल, उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं और उसे जो है वो ऑब्जर्व करना होता है। इसी तरह ये विजुअल आ जाते हैं जो कि पहले भी है, इसमें थोड़े 3 कार्ड एक्स्ट्रा है। अगर बच्चा जो है वो छोटी एज का है तो पहले 3 कार्ड से शुरू करवाएंगे, नहीं तो सेकंड हम लोग जो है वो अटैम्प्ट जो है कार्ड 8 से ही स्टार्ट करवाते हैं। फिर ये परसेप्शन के भी आ चुके हुए हैं, परसेप्शन के उसने क्या देखा और किस तरह परसीव करने के बाद जो है वो ड्राइंग करता है। और मैनुअल में इसकी भी जो है वो तमाम एरर लिखे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने देखना है वो कितने एरर जो है वो लिख रहा है बच्चा, तो उसमें जो है वो आपने जो है वो फिर स्कोरिंग करनी होती है। जैसे कि इसमें हम जो शुरू में आप परसीव करने का मकसद क्या उसने देखा है और ये 4 ऑप्शन में से उसने एक ऑप्शन बतानी है कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो जो देख रहा है वही जो है वो आगे परसीव भी कर रहा है, उस चीज़ को जो है वो आगे डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।